नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वॉइस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सब देखेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो मराठा साम्राज्य है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको इसे डिटेल में पढ़ाऊँगा। इसीलिए मैंने इसे 3 भागों में बांट दिया है। पहले भाग में यानी कि आज की इस वीडियो में हम मराठाओं का उदय छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे भाग में छत्रपति शिवाजी महाराज के जो उत्तराधिकारी हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम छत्रपति काल और पेशवा काल देखेंगे। और तीसरे भाग में आंग्ल मराठा युद्ध और जो महत्वपूर्ण संधियां हुई थी मराठाओं की वो देखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसीलिए मैंने मराठा साम्राज्य को 3 भागों में बांट दिया है ताकि आप इसे अच्छे से और डिटेल में समझ सकें। तो आज के इस वीडियो में हम इसका पहला भाग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं। इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, तब उनके बहुत सारे विरोधी पहले से ही भारत में थे। जैसे कि उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा था और इसके साथ साथ भारत में बहुत सी यूरोपीय कंपनी भी व्यापार की दृष्टि से भारत में आ रही थी। जैसे कि पुर्तगाली आ रहे थे, अंग्रेज आ रहे थे, तो बहुत सी यूरोपीय कंपनियां भी भारत में आ रही थी। और उसी के साथ साथ दक्षिण भारत में भी कुछ स्वतंत्र शासक थे, जैसे कि बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया। इनके साथ भी मराठाओं का संघर्ष चलता है। तो इतने संघर्षों के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। और केवल नींव ही नहीं रखी थी, बल्कि मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ और बहुत ही मजबूत भी बनाया था। तो मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को हुआ था। तो कई किताबों में आप देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म अप्रैल 1627 लिखा हुआ है, मतलब कि इनकी जन्मतिथि में विवाद है। ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को हुआ था। तो इनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। किस किले में हुआ था? शिवनेरी किले में हुआ था, याद रखिएगा। और इनके पिताजी का नाम शाहजी था और माताजी का नाम जीजाबाई था। इनके पिता शाहजी बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार थे और शाहजी के पास पूना एवं बंगलोर की जागीर थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज की माता एक योद्धा थी। उन्होंने ही छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया था, जैसे रामायण व महाभारत। और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर योद्धा बनने की नींव बचपन में ही रख दी थी। और इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज की माता उनकी प्रथम गुरु थी। उसके बाद आगे देखते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे। और शिवाजी महाराज का जो प्रथम विवाह हुआ था 1640 ईस्वी में साईबाई निम्बालकर के साथ इनका प्रथम विवाह हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का। कब? 1640 ईस्वी में। तो यहाँ पर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन परिचय देख लिया। अब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के अभियान देख लेते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे पहला अभियान बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध हुआ था और इसी क्रम में इन्होंने 1646 ईस्वी में तोरण के किले को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर लिया था। तो सबसे पहले अभियान में शिवाजी महाराज ने कौन सा किला जीता? तोरण का किला जीता। और कब जीता? 1646 ईस्वी में। तो तोरण का किला जीतने के बाद इसी वर्ष इन्होंने मुरुमगढ़ का किला भी जीत लिया। और उसके अगले वर्ष यानी कि 1647 ईस्वी में इन्होंने कोंडाना
और चाकन का किला भी जीत लिया। तो अपनी किशोरावस्था में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई किलों को जीत लिया था। इसी क्रम में इन्होंने पुरंदर का महत्वपूर्ण किला भी जीत लिया था। और जब आदिल शाह को महाराज शिवाजी के बढ़ते विजय क्रम के बारे में सूचना मिली, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता आदिल शाही साम्राज्य में ही कार्य करते थे, जिसके संबंध में हमने ऊपर चर्चा की थी ना, तो आदिल शाह द्वारा महाराज शिवाजी के पिता को कैद कर लिया जाता है। और जब इनके पिताजी को कैद कर लिया जाता है, तब छत्रपति शिवाजी महाराज यह निर्णय लेते हैं कि कुछ समय तक अब हम आक्रमण नहीं करेंगे, यानी कि अभी सही समय नहीं है। और इस समय में इन्होंने क्या किया, अपनी सेना को मजबूत किया, सैन्य बल को इन्होंने बढ़ाया। और जैसे ही इनके पिताजी शाहजी आदिल खां के द्वारा रिहा कर दिए जाते हैं, उसके बाद दोबारा से छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आक्रमण को शुरू कर देते हैं। यानी कि पहले इन्होंने इंतजार किया, क्योंकि इनके पिता को आदिल शाह ने कैद कर लिया था, तो इन्होंने इंतजार किया। और उसके बाद में जैसे ही इनके पिता की रिहाई होती है, उसके बाद में इन्होंने अपने आक्रमण को दोबारा शुरू कर दिया और फिर से किलों को जीतने का कार्य शुरू कर दिया। तो उसके बाद आगे अब हम देखते हैं, तो 1657 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज का पहली बार मुगलों से संघर्ष हुआ और इसमें मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा था। याद रखिएगा, तो सबसे पहली बार 1657 ईस्वी में मराठाओं का मुगलों से संघर्ष हुआ था और इसमें मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा था। तो मुगलों के साथ इनका संघर्ष क्यों हुआ था? क्योंकि शिवाजी महाराज के अधिकारियों ने 1657 ईस्वी में अहमदनगर, जो कि उस समय मुगलों के अधिकार क्षेत्र में आता था, वहां पर अपना हस्तक्षेप कर दिया और इसी के साथ साथ जुनार के क्षेत्र में भी अपना हस्तक्षेप कर दिया था। यह भी मुगलों के ही अधीन आता था। इसीलिए 1657 ईस्वी में इनका मुगलों के साथ संघर्ष होता है और मराठा सेना को पीछे हटना पड़ता है। और उसके बाद आगे हम देखते हैं महाराज शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात, जो कि इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। आपने इसके बारे में सुना या पढ़ा जरूर होगा, अफजल खां की मुलाकात। तो आदिल शाह ने शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई शक्ति के क्रम में अफजल खां नामक एक सूबेदार को शिवाजी महाराज के पास संधि करने के लिए भेजा। तो जो ये अफजल खां था, ये बीजापुर का सूबेदार था। तो आदिल शाह ने इसे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास संधि करने के लिए भेजा था, परंतु जो ये अफजल खां था, ये शिवाजी महाराज को मारना चाहता था। इसीलिए ये हत्या के चाह से शिवाजी के पास मिलने आया था। तो जो अफजल खां था, ये बीजापुर के प्रमुख सूबेदारों में था और इसका कद लगभग 6.5 फीट लंबा था। और उस समय इसके बारे में यह कहा जाता था कि ये इतना शक्तिशाली था कि यह अपने हाथों से ही किसी का सर दबोचकर उसको मृत्यु के घाट उतार सकता था। यानी कि ये अपने हाथों से ही सर दबोचकर मार देता था। ये बहुत ही शक्तिशाली था। और छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खां की मुलाकात कहाँ पर हुई थी? तो प्रतापगढ़ में हुई थी। और शिवाजी महाराज की अफजल खां की मुलाकात से पहले ही जो शिवाजी महाराज के अधिकारी थे, उन्होंने शिवाजी महाराज को सचेत कर दिया था कि जो अफजल खां है इनको मारने आ रहा है। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खां की मुलाकात प्रतापगढ़ में 10 नवंबर 1659 ईस्वी में हुई थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खां के इरादों को पहचान लिया था और उसके मंसूबों को पानी फेरने के लिए अपनी पूरी तैयारी भी कर ली थी। तो शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को जंगल में छुपने का आदेश दे दिया था और इसके साथ साथ इन्होंने अपने साथ बाघनख हथियार, जो कि बाघों के नाखून जितना तेज होता था, उसे अपने साथ ले गए थे छुपाकर। और उसी के साथ साथ खुद भी एक स्टील का कवच पहनकर अफजल खां से मिलने गए थे। तो इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, एक स्टील का कवच पहन लिया था और उसी के साथ साथ बाघनख हथियार, इसे भी छुपाकर अपने साथ ले गए थे। तो उसके बाद आगे क्या होता है कि अफजल खां ने अपनी योजना के अनुसार धोखे से शिवाजी महाराज के ऊपर खंजर से प्रहार किया, परंतु स्टील का कवच होने के कारण उस समय खंजर का शिवाजी महाराज पर कोई असर नहीं हुआ। और तब शिवाजी महाराज ने उस बाघनख के साथ, जो कि वो छुपा कर लेकर गए थे, उसकी सहायता से अफजल खां को मार दिया। तो बाघनख की सहायता से शिवाजी महाराज ने अफजल खां को मार दिया और उसी समय प्रतापगढ़ का युद्ध हो जाता है। और मराठा सेना, जो कि जंगल में छुपी हुई थी, क्योंकि शिवाजी महाराज पहले से तैयारी करके आए थे, तो मराठा सैनिक जंगल में छुपे हुए थे। तो मराठा सैनिकों द्वारा बीजापुर के लगभग
3000 सैनिकों को मार दिया जाता है और इसके साथ प्रतापगढ़ के किले पर भी अधिकार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर 1659 ईस्वी में शिवाजी महाराज के द्वारा अफजल खां की हत्या कर दी जाती है और प्रतापगढ़ किले पर भी अधिकार कर लिया जाता है। तो आगे अब हम देखते हैं। तो इसी क्रम में औरंगजेब, जो उस समय मुगल शासक होता है, शिवाजी के समय मुगल शासक कौन होता है? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां को दक्षिण भारत में भेजा ताकि वो शिवाजी महाराज के प्रभाव और शक्तियों पर अंकुश लगा सके। तो शाइस्ता खां लगभग 1.5 लाख सैनिक लेकर दक्षिण भारत में आता है। तब शाइस्ता खां ने पहले पुणे के क्षेत्र में शिवाजी महाराज के कुछ किलों पर अभियान करना शुरू किया और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। और इसी के साथ साथ उसने शिवाजी महाराज के लाल महल को भी अपने कब्जे में ले लिया। किसने? शाइस्ता खां ने। तब उसके बाद क्या होता है कि 1663 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां से निपटने के लिए एक रणनीति बनाई और बहुत ही कम संख्या का एक समूह बनाकर शाइस्ता खां के किले के अंदर चुपके से दाखिल हो गए और वहां पर जाकर शाइस्ता खां को जख्मी कर दिया। जिसके बाद क्या होता है कि शाइस्ता खां वहां से अवसर पाकर औरंगजेब के पास वापस भाग जाता है और औरंगजेब भी शाइस्ता खां को उसके डरपोक और खराब युद्ध नीति के कारण दंडित करता है। और इस प्रकार क्या होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा शाइस्ता खां को बुरी तरह से पराजित किया जाता है। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना है कि 1664 ईस्वी में मुगलों के अंतर्गत आने वाले धनवान क्षेत्र सूरत पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा एक अभियान किया जाता है और 5 जनवरी 1664 के अगले 4 से 5 दिनों तक मराठाओं ने सूरत से बहुत सारा धन लूटा और इस क्रम में किसी भी आम व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाई गई, यानी कि सूरत की प्रजा को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि यह अभियान केवल मुगलों को आर्थिक चोट पहुंचाना था। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर अभियान किया था और इस अभियान से इनको लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई थी। कहां से? सूरत के अभियान से, जो कि 1664 ईस्वी में किया गया। इसके बाद एक और बार सूरत में अभियान करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले हमने देखा कि 1664 ईस्वी में सूरत पर अभियान किया जाता है और यहां से 1 करोड़ की संपत्ति प्राप्त होती है। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना है पुरंदर की संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस लूट के बाद, यानी कि सूरत की लूट के बाद, मुगल सत्ता को काफी बड़ी चोट पहुंची थी और फिर मुगल शासक औरंगजेब द्वारा राजपूत राजा जयसिंह को 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ संघर्ष करने के लिए भेजा गया था। उसके बाद क्या होता है कि राजपूत राजा जयसिंह, जिसको औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था, राजपूत राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य पुरंदर की संधि होती है। ये पुरंदर की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पुरंदर की संधि की शर्तें क्या होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच जून 1665 में पुरंदर की संधि होती है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इस संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने किले मुगलों को देने पड़ते हैं और औरंगजेब की एक तरह से प्रतीकात्मक जीत हो जाती है। तो इसकी शर्तें क्या क्या होती हैं? तो शिवाजी महाराज को औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। दूसरी शर्त क्या थी? शिवाजी महाराज को अपने जीते हुए 35 किलों में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। ये दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त क्या थी कि संधि के तहत शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा और जयसिंह छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में चलने के लिए प्रार्थना करता है तथा मुगल सत्ता से रियायत दिलाने के लिए आगरा में आमंत्रित करता है। तो जयसिंह छत्रपति शिवाजी महाराज को यह विश्वास दिलाता है कि वो औरंगजेब के दरबार में आए, वहां पर उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा और कुछ शर्तों के अधीन उन्हें अपने क्षेत्र में राज्य करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो बाद में क्या होता है कि इसी पुरंदर की संधि के संबंध में छत्रपति शिवाजी महाराज 1666 ईस्वी में आगरा में औरंगजेब के दरबार में गए थे और वहां औरंगजेब के द्वारा शिवाजी महाराज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, जिसके बाद शिवाजी महाराज ने इसका विरोध किया और इसी कारण क्या हुआ कि औरंगजेब ने इन्हें कैद करके जयपुर महल में भेज दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को जयपुर महल में कैद कर लिया। तो उसके बाद क्या होता है कि जयपुर महल में शिवाजी महाराज कई दिनों तक रहते हैं, यानी कि उन्हें वहां पर कैद कर लिया गया था और बाद में शिवाजी महाराज ने अपने आप को
कैद से छुड़ाने का प्रयास किया और वे कैद से भागने में सफल रहे। यानी कि शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से भागने में सफल रहे और कैद से भाग निकलने के बाद इन्होंने फिर से मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और एक बार फिर से मुगलों के नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले सूरत पर अभियान किया। और यह अभियान छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1670 में किया। तो पहले भी हमने देखा था कि 1664 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा सूरत पर अभियान किया जाता है, जिसके बाद क्या होता है कि 1665 ईस्वी में औरंगजेब जयसिंह को भेजता है। उसके बाद 1665 में पुरंदर की संधि होती है और पुरंदर की संधि के संबंध में ही जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के पास जाते हैं तो औरंगजेब क्या करता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है कि किसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से भाग निकलते हैं और दोबारा सूरत पर अभियान कर देते हैं। और इस बार 1670 में इन्होंने दोबारा सूरत पर अभियान कर दिया, याद रखिएगा। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक। तो अभी तक शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया था, पर 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज अपना राज्याभिषेक कराते हैं और शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया राज्याभिषेक करने के बाद। तो 6 जून 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक काशी के ब्राह्मण विशेश्वर भट्ट, जिसे गंगा भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने वैदिक विधि विधान से शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक करवाया। और इनके राज्य अभिषेक के 11 दिनों बाद जीजाबाई यानी कि इनकी माता का निधन हो जाता है। उसके बाद 24 सितंबर 1674 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक विधि विधान से करवाया। तो इन्होंने अपना पहला राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को कराया। उसके बाद अपनी माता की मृत्यु के बाद दोबारा 24 सितंबर 1674 ईस्वी को शिवाजी महाराज ने अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। तो पहला राज्याभिषेक गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था और दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा करवाया गया था। तो शिवाजी ने अपनी राजधानी किससे बनाया राज्याभिषेक के बाद? रायगढ़ को। और रायगढ़ में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की 1680 में मृत्यु हो जाती है। तो रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक हुआ था, तभी से इन्हें छत्रपति के नाम से बुलाया जाने लगा। यानी कि अपने राज्याभिषेक के बाद 1674 ईस्वी में जब इनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ, उसके बाद से इन्हें छत्रपति बुलाया जाने लगा। तो जब शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक में छत्रपति की उपाधि ली, उसके बाद इन्होंने दक्षिण में मुगलों के अधिकार क्षेत्रों पर अभियान करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में इन्होंने खानदेश का अभियान, बीजापुर का अभियान, कारवार का अभियान, कोल्हापुर का अभियान किया, जिसमें इन्हें विजय प्राप्त हुई थी। और दक्कन के क्षेत्र में रह रहे हिंदुओं से बाहर से आई इस्लामिक शक्तियों के खिलाफ भी खड़े होने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। तो 1677 ईस्वी में ये हैदराबाद गए और उस समय वहां शासन कर रही कुतुबशाही सत्ता से इन्होंने संधि कर ली। और इसके बाद क्या होता है कि 1678 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा उनका अंतिम अभियान कर्नाटक के विरुद्ध करा जाता है और वहां पर इन्होंने जिंजी के किले पर विजय प्राप्त की और उसे अपने अधिकार में कर लिया। और उसके बाद 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो जाता है। तो इसके बाद आगे अब हम इनकी प्रशासन व्यवस्था देख लेते हैं। तो शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा गया। तो देख लेते हैं कि इनके मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री थे। तो सबसे पहले हैं पेशवा। तो पेशवा का काम क्या था? तो संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना ये पेशवा का काम था। तो छत्रपति के बाद मराठा साम्राज्य में सबसे ज्यादा शक्तियां पेशवा के पास ही थी। आगे हम देखेंगे कि जब छत्रपति काल समाप्त हो जाता है तो पेशवा के पास ही पूरे मराठा साम्राज्य की शक्तियां आ जाती हैं। तो छत्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद किसका था? पेशवा का था। इसका काम था संपूर्ण राज्य के शासन का देखभाल करना। दूसरे मंत्री थे अमात्य। ये अर्थ मंत्री थे, यानी कि आय व्यय का लेखा जोखा किसका काम था? अमात्य का। इनके मंत्रिमंडल में तीसरे मंत्री थे सुमंत। सुमंत यानी कि विदेश मंत्री। चौथा मंत्री पद था चिटनिस। तो ये पत्राचार विभाग था। 5वें मंत्री थे सेनापति या सरिये नौबत, जो कि सैन्य प्रधान थे, यानी कि ये सेना के प्रधान थे। उसके बाद है न्यायाधीश। तो ये मंत्री नाम से ही क्लियर है कि न्याय विभाग का प्रधान होते थे। उसके बाद है पंडित राव। तो ये मुख्य सलाहकार और जो धार्मिक कार्य होते थे
उनके मामलों के मंत्री थे। उसके बाद है वकाया नवीस यानी कि गुप्तचर और सूचना विभाग, किसके अंदर आता था? तो वकाया नवीस के अंदर आता था। तो इन 8 मंत्रियों को छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल का अष्टप्रधान कहा गया। पेशवा, अमात्य, सुमंत, चिटनीस, सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव और वकाया नवीस। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पहली थी पागा सेना, जिसमें नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे। दूसरी थी सिलहदार, जिसमें अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे। ये वैसे तो पैदल सैनिक होते थे, परंतु जब घुड़सवार की जरूरत पड़ती थी तब ये घुड़सवार सैनिक बन जाते थे। तो ये अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे। उसके बाद है पैदल यानी कि पैदल सेना। तो पागा सेना, सिलहदार और पैदल सेना, इन 3 महत्वपूर्ण भागों में शिवाजी महाराज की सेना बटी हुई थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मजबूत नौसेना का भी गठन किया था और शिवाजी महाराज का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कोलाबा में स्थापित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका सबसे पहला नौसेना बेड़ा कहां पर स्थापित किया गया? कोलाबा में, याद रखिएगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय उनके द्वारा 33% से लेकर 40% तक का कर लिया जाता था और उसमें 2 प्रमुख कर थे। कौन कौन से? जिनका नाम था चौथ कर और दूसरा था सरदेशमुखी कर। तो चौथ कर और सरदेशमुखी कर क्या है ये देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं सरदेशमुखी कर। तो सरदेशमुखी कर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा उनके अधिकार क्षेत्रों से लिया जाता था और उसमें राजस्व का 1/10 भाग कर के रूप में प्रजा से लिया जाता था। तो सरदेशमुखी कर वो कर होता था जो कि मराठा साम्राज्य के अधीन होता था, यानी कि जो क्षेत्र शिवाजी महाराज के अधीन होता था वहां की प्रजा से 1/10 भाग कर लिया जाता था। और चौथ कर क्या होता था? तो चौथ कर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा उनके राज्य के आसपास के क्षेत्रों से लिया जाता था जहां पर शिवाजी महाराज का अधिकार नहीं था, परंतु उन क्षेत्रों से यह कर इसलिए लिया जाता था क्योंकि शिवाजी महाराज द्वारा उन क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं किया जाएगा और इसके साथ साथ उन क्षेत्रों को शिवाजी महाराज द्वारा सहायता भी दी जाएगी। इस चौथ कर में राजस्व का 1/4 भाग कर के रूप में लिया जाता था। तो चौथ कर ऐसे क्षेत्रों से लिया जाता था जिन्हें मराठा साम्राज्य में मिलाया तो नहीं गया, यानी कि उस क्षेत्र को शिवाजी महाराज के द्वारा जीत तो लिया गया था परंतु मराठा साम्राज्य में मिलाया नहीं गया। वहां का शासक उस पर राज्य करने के लिए स्वतंत्र तो रहेगा, परंतु इसके बदले में उसको शिवाजी महाराज को 1/4 भाग कर के रूप में देना पड़ेगा। जब तक वो 1/4 भाग कर के रूप में देता रहेगा तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा वहां पर आक्रमण नहीं किया जाएगा और अगर कोई आक्रमण करेगा तो उसकी सहायता की जाएगी शिवाजी महाराज के द्वारा। इसीलिए 1/4 भाग कर के रूप में वहां से लिया जाएगा। इसी को चौथ कर कहा गया। और जो सरदेशमुखी कर है वो शिवाजी महाराज के द्वारा उनके अधिकार क्षेत्रों से लिया जाएगा, यानी कि जहां पर उनका अधिकार क्षेत्र है अपनी प्रजा से 1/10 भाग कर के रूप में लिया जाएगा। और चौथ कर ऐसे क्षेत्रों से लिया जाएगा जहां पर आक्रमण करके उसे जीत तो लिया पर वहां का राजा स्वतंत्र है राज्य करने के लिए, उसे अपने साम्राज्य में शिवाजी महाराज ने नहीं मिलाया बल्कि उसे 1/4 भाग कर के रूप में शिवाजी महाराज को देना पड़ेगा। अगर वो राज्य ऐसा नहीं करेगा तो शिवाजी महाराज के द्वारा उस पर आक्रमण कर दिया जाएगा। तो इसी 1/4 भाग कर को चौथ कर कहा गया। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक सहिष्णु शासक थे और इस्लाम धर्म का भी आदर करते थे और इसके साथ उनकी सेना में भी बहुत से मुस्लिम सिपाही थे। तो इन्होंने अपनी प्रजा से चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान उसे कभी भेदभाव नहीं किया। तो ये एक सहिष्णु शासक थे। और इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी महाराज के प्रशासन को डाकू प्रशासन के नाम से संबोधित किया है क्योंकि शिवाजी महाराज अपने युद्धों में गुरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग करते थे। इसीलिए इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी महाराज के प्रशासन को डाकू प्रशासन के नाम से संबोधित किया। और शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा की संज्ञा किसने दी? तो औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कहा था, याद रखिएगा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और शिवाजी महाराज द्वारा एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया गया था जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को।
तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 1646 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया। तो सबसे पहले शिवाजी महाराज ने किस किले पर अधिकार किया था? तो तोरण के किले पे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि कब प्राप्त हुई। तो जब इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, यानी कि 1674 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा के लिए राजस्व के मराठा दावे को क्या कहा जाता था। तो आपको मैंने बताया था कि सुरक्षा के लिए कौन सा कर लिया जाता था? चौथ कर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की, यानी कि इन्होंने अपना राज्य अभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो उस समय इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? तो राज्य अभिषेक के बाद इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में रायगढ़ को स्थापित किया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वह मुगल जनरल कौन था जिसने पुरंदर संधि के लिए शिवाजी को मजबूर किया था। तो पुरंदर की संधि किसके द्वारा की गई थी? जयसिंह के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी महाराज के प्रशासन में पंडित राव का कार्य क्या था। तो हमने अष्टप्रधान में देखा था। तो पंडित राव का कार्य होता था दान और धार्मिक मामले कौन देखता था? पंडित राव। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि शिवाजी महाराज को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था। तो बीजापुर के शासक ने अफजल खां को भेजा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा की संज्ञा किसने दी थी। तो शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा किसने कहा था? औरंगजेब ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा जीते हुए किलों को हस्तांतरित किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी को जीते हुए किलों को मुगलों को हस्तांतरित करना पड़ा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी महाराज ने मजबूत नौसेना का गठन किया था और शिवाजी महाराज का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलाबा। आज का आखिरी प्रश्न है कि शिवाजी महाराज के प्रशासन में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। तो विदेश मंत्री को सुमंत नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।